Hello guys, how are you? Good evening. Good evening guys. कहाँ तक डिस्कशन किया था बेटा लास्ट वीक में? What was completed last week? I need to start from X-rays today. Today X-ray you told to start with X-ray. Okay, fine. Let's start with the X-ray today. ठीक है, X-ray से स्टार्ट करते हैं. Okay guys, tell me आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में आइडिया है क्या? Do you have any idea about electromagnetic spectrum? Okay, chat setting. Just a minute. Sorry. Yeah. So, do you guys have any idea about electromagnetic spectrum? अरे आइडिया है आपको, बस नाम नहीं पता है. आपको ये नहीं पता इंफ्रारेड, माइक्रोवेव्स, विजिबल रीजन, एक्स रेज, यूवी रेज, गामा रेज. एवरीबडी नो दैट, राइट? ओके, सो अब देखो, जैसे कि सबसे पहले तो हम सबसे पहला क्या होता है बताओ? रेडियो वेव्स. सबसे पहला क्या होता है? रेडियो वेव्स. फिर आता है माइक्रोवेव्स. आफ्टर दैट infrared. After that, visible region, that is VIBGYOR. After that, UV rays. After that, X rays. And एंड में आता है गामा रेज. इनफैक्ट इसके बाद भी होता है, लेकिन हमारे लिए इतना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. अगर हम लेफ्ट से राइट मूवमेंट करते हैं, देखो ये विजिबल रीजन, दिस इज कॉल्ड एज विजिबल रीजन. ओके, this is your visible region. When you move from left to right, your frequency increases, wavelength decreases, energy increases. Everybody know that, right? So what is X-ray? Now, today we are going to cover a topic X-ray. So we should know that X-rays are highly energetic radiations. See, their energy is greater than UV rays. UV rays से ज्यादा एनर्जी है इनकी. ओके, कभी आपने जीवन में रियल लाइफ में कभी एक्सरे देखा है? आपने एक्सरे देखा है? आपने एक्सरेज कभी नहीं देखी है. एक्सरे तो देखा होगा, बोन फ्रैक्चर, राइट? फ्रैक्चर होता है तो आपको पता चलता है कि अरे ये तो मतलब फ्रैक्चर है. किसकी वजह से पता चलता है? बिकॉज हम जाते हैं और एक्सरे करवाते हैं. ओके, एक्सरे करवाते हैं तो होता क्या है एक्सरे में एग्जैक्टली? बहुत सारी हाई एनर्जी रेडिएशन आपके बॉडी के थ्रू फ्लो करती है. वो फ्लैश को पेनिट्रेट करती है, लेकिन बोन की इमेज दे देती है. फ्लैश को पेनिट्रेट करती हो जाती है. सोचो कितनी ज्यादा एनर्जेटिक है. और ज्यादा देर के लिए अगर हम एक्सरेज को एक्सपोज करते हैं अपने आप को, व्हाट विल हैपन टू मी? if you expose yourself to x-rays for more time, what will happen? You'll get destroyed. मर जाओगे, बचोगे नहीं, कैंसर हो जाएगा. नहीं, वो डिपेंड करता है. बहुत ज्यादा लंबे समय के लिए अगर आप एक्सपोज होते हो तो खत्म, टाटा बाय बाय. ठीक है. सो एक्सरेज आर वेरी वेरी रिस्की. ओके गाइस, सो हाउ कैन वी डिफाइन? सर वी हैव टू राइट द थिंग्स व्हिच नो नो नो, मैं जो लिखूंगा वो लिखना है, उसके लिए मैं टाइम दूंगा. सो व्हाट इज एक्सरे? दीज आर हाई एनर्जी रेडिएशंस. These are high energy radiations. Okay, they penetrate through our flesh and gives image of bone. Okay, गाइस देखो, आपको ये पता है कि इस रीजन में बस ये वाला पार्ट विजिबल है. X-rays are not visible. We cannot see them. Only we can see with your. We cannot see X-rays. Okay, so they are not visible is the next point. Okay, they have very high penetrating power. They have high penetration power because they penetrate through your flesh, right?
So they have high penetration power. Okay. So now we'll try to discuss about the production of X-ray in the next slide. Just write it down, whatever written on the board. In the next slide, we'll try to understand the production of X-ray. Hardly milliseconds, ऋतुजा. हाँ बेटा कोमल, सब खत्म हो जाएगा. वेवलेंथ सो मैंने याद करके नहीं रखी है इसकी, पर हाँ बहुत कम वेवलेंथ होती है. ओके. सो हमें लेजर नहीं पढ़ना है. लेजर गाइस आप इंजीनियरिंग में जाओगे तो पढ़ोगे, नीट वालों को तो पढ़ना ही नहीं है कभी. ठीक है. सो आगे बढ़ते हैं बेटा, हो गया सबका. एक्सरे ब्लैक एंड व्हाइट क्यों होता है? ब्लैक एंड व्हाइट इमेज आती है बेटा उसकी, मतलब फोटो निकालते हैं हम, कलर नहीं है तो ब्लैक एंड व्हाइट ही दिखेगा ना. ओके. आप कौन सी एक्सरे को, सर कौन सी चीज एक्सरे को क्या बोल रहा है? एक मिनट. कौन सी चीज एक्सरे को सकती है, मतलब क्या होता है देवराज? रोक सकती है बोलना चाहता है. ओके. रोक सकती है एक्सरे को. लेड कैविटी मे बी. लेड कैविटी से नहीं पास करेंगे. ठीक है. चलो एनीवेज लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, इंपॉर्टेंट स्लाइड. सो हाउ टू प्रोड्यूस एक्सरे. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द प्रोडक्शन ऑफ एक्सरे. अब सब लोग ध्यान देंगे, कमेंट मत करो. ओके. देखो, एक्सरे का प्रोडक्शन इज जस्ट अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. ओके. प्रोडक्शन ऑफ एक्सरे is just the reverse process of फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता था? टेल मी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता था? लाइट आती थी और एक इलेक्ट्रॉन को निकालती थी बाहर. आती थी, इंसिडेंट करती थी, इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देती थी, इलेक्ट्रॉन वो एनर्जी लेके सरफेस से बाहर निकलने की कोशिश करता था. कुछ इलेक्ट्रॉन बाहर निकल पाते थे, कुछ नहीं निकल पाते थे. कुछ निकलने के बाद सरफेस पे ही बैठे रहते थे. दैट वाज द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का कंसेप्ट. अब ये रिवर्स है, मतलब क्या? वहां पे लाइट आ रही थी तो यहाँ पे कौन आ रहा है? वहां पे अगर लाइट आ रही थी तो यहाँ पे कौन आएगा? इलेक्ट्रॉन आएगा. इलेक्ट्रॉन जाएगा, मेटल टारगेट को हिट करेगा और वहां से एक्सरे को इमिट करेगा, मतलब फोटोन को इमिट करेगा. सो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में कहानी थी, लाइट से फोटोन इमिट, लाइट से इलेक्ट्रॉन इमिट होता था, या फोटोन आएगा और फोटोन से सॉरी, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आएगा और इलेक्ट्रॉन से फोटोन इमिट होगा. Electron will emit a photon. So this is the process. Now what type of setup we use? We use a thermionic gun. एक गन लगा दी हमने. ओके. इसको फिलामेंट वोल्टेज आप बोलते हो. एक चेंबर बना दिया. इस चेंबर में एक मेटल टारगेट रखा. दिस इज योर मेटल टारगेट. ओके. इसके पीछे कूलेंट लगा दिया. दिस इज योर मेटल टारगेट.
अच्छे से समझना, बहुत ही इजी टॉपिक है गाइस, इसमें कुछ ज्यादा है नहीं चीजें, ठीक है ना। अच्छे से समझ लो इसको। दिस इज अ मेटल टारगेट एंड दिस इज अ कूलेंट। ओके, अब हमने क्या किया है, इसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया, बराबर। तो ये तुम्हारा पूरा सेटअप है जिसमें यहाँ कूलेंट लगा हुआ है। कूलेंट की क्या जरूरत पड़ी, इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला गाइस, मेटल टारगेट के ऊपर जाके बम्बार्ड किया और मेटल टारगेट से एक्सरे का प्रोडक्शन हुआ। कूलेंट की क्या जरूरत पड़ गई, व्हाट इज द पर्पस ऑफ कूलेंट। अब देखो, मेटल टारगेट पे हाईली एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन जाके जब लगेगा, तब मेटल टारगेट हो जाएगा बहुत ज्यादा गर्म। अगर वो गर्म हो गया तो पिघलने के चांसेस बहुत ज्यादा है, इट विल मेल्ट डाउन, राइट। अगर आपने कूलेंट लगाया तो फायदा क्या है, कूलेंट क्या करेगा, मेटल टारगेट की हीट लेगा और उसको थोड़ा ठंडा रखेगा, उसको मेल्ट नहीं होने देगा, इसलिए कूलेंट यहाँ पे लगाया गया है। बताओ मेटल टारगेट कैसा यूज करना चाहिए आपको, जिसका मेल्टिंग पॉइंट कैसा हो, very high. Okay, so let's write down the properties of metal target on the right hand side. Properties of metal target. Okay, metal target का melting point बहुत ज्यादा होना चाहिए, melting point must be very high. Okay, now second thing, I would like to ask more about the specific heat capacity of the metal. Specific heat capacity of the metal कम होनी चाहिए कि ज्यादा होनी चाहिए, सोचो जरा। इसको समझाने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। ओके, जैसे कि आपके दिमाग में स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला आ रहा होगा, Q इज इक्वल टू एम एस डेल्टा टी होता है, इसमें S को कहा जाता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, बराबर है। अब मान लो हमारी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी केस वन में है, लेट्स से दो केसेस बनाते हैं इसकी। फर्स्ट केस में 50 है, हम 100 जूल हीट दे रहे हैं, सेम मास को दे रहे हैं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 50 है, व्हाट विल बी द डेल्टा टी वैल्यू। m की वैल्यू 1 kg ले लो, जस्ट टेक इट एट 1 kg, टेल मी व्हाट्स द वैल्यू ऑफ डेल्टा टी। टेम्परेचर चेंज कितना हुआ, 2 का हुआ। मान लो सेम हमने हीट दूसरे इसको दी जिसका मास 1 है अगेन, और स्पेसिफिक हीट है लेट्स से 50 लिया था ना, 100 है, और डेल्टा टी बताओ इस केस में डेल्टा टी कितना हुआ, 1 हुआ। तो टेल मी, आप 100 जूल हीट दे रहे हो, आपका डेल्टा टी फर्स्ट केस में 2 है और सेकंड केस में 1 है, आपके लिए कौन सा अच्छा है, आपका मेटल कौन सा अच्छा होगा, 100 वाला अच्छा होगा कि 50 वाला, 100 वाला ऑब्वियसली। स्पेसिफिक कैपेसिटी ज्यादा होने से डेल्टा टी की वैल्यू कम आ रही है, इसका मतलब आपका एलिमेंट जो है वो गर्म होने के लिए टाइम ले रहा है, तो दैट इज अ वेरी गुड थिंग फॉर यू, दैट्स व्हाई द स्पेसिफिक कैपेसिटी शुड बी हाई। समझ में आया, इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। परफेक्ट। तो बताओ थर्मल कंडक्टिविटी कैसी होनी चाहिए। थर्मल कंडक्टिविटी लो क्यों होनी चाहिए भाई, अगर वो कूलेंट को हीट ही नहीं देगा तो फट जाएगा, खत्म, मेल्ट हो जाएगा। तो थर्मल कंडक्टिविटी तो जयान ऑब्वियसली हाई होनी चाहिए बेटा, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए तुम। थर्मल कंडक्टिविटी शुड बी हाई इटसेल्फ, राइट। सो व्हाट खुद को कम एब्जॉर्ब करे, क्या बोला तूने। हाँ हाँ, खुद कम हीट को रखेगा और ज्यादातर हीट फेंकते रहेगा, बिल्कुल सही बोल रहे हो। और पता है सरप्राइजिंगली ये सारी प्रॉपर्टी किसमें देखी गई, ये सारी प्रॉपर्टी वहां देखी जाती है जहां पे एटॉमिक नंबर की वैल्यू बहुत ज्यादा है। हाई वैल्यू ऑफ एटॉमिक नंबर में मतलब सेट जिसके लिए ज्यादा है उसके लिए सारी प्रॉपर्टी ऑब्जर्व की गई। यूजुअली टंगस्टन जैसे मेटल यहाँ टंगस्टन जैसे मटेरियल यहाँ पे अपन यूज करते हैं। क्लियर बेटा। इज दैट क्लियर। स्पेसिफिसिटी ज्यादा है तो ऑब्वियसली मोलर स्पेसिफिसिटी भी ज्यादा ही होगी। राइट इट डाउन।
लास्ट पॉइंट अगेन पूछ रहा है कोई, बेटा जब हमने ये सब प्रॉपर्टी सर्च की तो हमें क्या मिला, सबसे ज्यादा ये सब चीजें जो हाई मेल्टिंग पॉइंट है, हाई स्पेसिफिक कैपेसिटी है, या फिर हाई कंडक्टिविटी, ये उनमें होती है जिनका एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है। या अक्षय, दैट कंडीशन विल बी द फोर्थ पॉइंट ऑन द लास्ट स्लाइड। क्या था वो? हाई पेनिट्रेशन पावर, एक्सरे पेनिट्रेट करती है बेटा, है ना, उनका पेनिट्रेशन पावर बहुत ज्यादा होना चाहिए। अब समझते रीजन की एक्सरे बनी की। Anish, I'll tell you. Anish, I'll answer your question shortly. Okay, Asim, let me know once you're done with the writing. ऋतुजा का कहाँ डाउट दिख रहा है? Yeah. So, are X-rays made of photons, but they were unknown, that's why they named X-ray? No, see, highly energetic photon. See, photon मतलब, you know, radiation, like these are radiations. Okay, photon तो basically अपन यूज करते हैं लाइट के पार्टिकल के लिए। अब ऐसा नहीं है कि जब एक्सरे का प्रोडक्शन हमने कोशिश की कि इलेक्ट्रॉन को हमने मेटल टारगेट पे लगवाया तो बस एक्सरे बाहर आई, ऐसा नहीं है, वहां से बहुत सारी चीजें और भी बाहर आएगी। लेकिन हमारे काम का फोकस की जो चीज है यहाँ पे वो है एक्सरे। और चीजें कैसे बाहर आएगी उसका डिस्कशन अपन करेंगे। लेकिन बेसिक कंसेप्ट क्या है कि भाई फोटोन मतलब रेडिएशन निकल रही है। ओके, समथिंग लाइक अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यू कैन से। यस अक्षय, आर यू गाइस इवन राइटिंग? Those highly energetic photons compose X-ray. Yeah. Okay. Everybody have finished their writing, so I'm moving ahead. लास्ट पॉइंट बाकी है, जल्दी लिखो। Z ज्यादा है, बस इतना लिखोगे तो भी हो जाएगा। चलो हो गया, बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। देखो अब एक्सरे जब पैदा हुई तो उसके रीजन क्या थे? व्हाट वाज द रीजन दैट वी गॉट एक्सरे? नाउ गाइस देखो, आपने मैक्सवेल की थ्योरी पढ़ी हुई। मैक्सवेल ने क्या कहा था? व्हाट मैक्सवेल सेड? मैक्सवेल ने बोला था highly accelerated charged particle emits electromagnetic wave. Do you remember that? We have discussed this. Highly accelerated charged particle emits इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये हमने डिस्कस किया है एटॉमिक स्ट्रक्चर में। ओके, सो अब देखो, यहाँ पे आपका जो इलेक्ट्रॉन है बहुत ज्यादा एक्सेलरेट करता हुआ जा रहा है। सपोज ये आपका मिडिल टारगेट है। सो इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट करता हुआ गया, यहाँ पे बहुत सारे और इलेक्ट्रॉन्स थे इस मेटल टारगेट में। इसने क्या किया? इसको अपोज किया। अपोज करने से इलेक्ट्रॉन की एनर्जी हो गई, क्या हो गई? इसकी वेलोसिटी थी, ये हो गई कम, और उसकी वजह से इमिट हुआ एक हाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, एंड दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव is called as X-ray, and that electromagnetic wave is called as X-ray. You got it, guys?
Yeah, Shreyash, why are you raising your hand? Okay, just please unraise that. ओके सो इलेक्ट्रॉन आया, इलेक्ट्रॉन ने डी एक्सलरेट किया, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन थे मेटल टारगेट में, उनके वजह से उसने डी एक्सलरेट किया और उसकी वजह से एक्सरे इमिट हुई, उसकी एनर्जी कम हुई तो एनर्जी निकली किसके फॉर्मेट में निकली, एक्सरे के फॉर्मेट में निकली। सो जो पहला रीजन है, दिस इज द फर्स्ट रीजन, ओके वी विल बी डिस्कसिंग टू रीजंस, दिस इज द फर्स्ट रीजन एंड दिस रीजन इज कॉल्ड एज, दिस विल गिव अस कंटिन्यूअस एक्सरे। ये हमें देता है, इसकी हेडिंग डालनी है आपको, कंटिन्यूअस एक्सरेस। बहुत अच्छे से समझना बेटा, इस टॉपिक में दो कंसेप्ट है, कंटिन्यूअस एक्सरेज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरेज। ओके सब लोग अच्छे, कमेंट अभी मत करो, जब मैं बोलूंगा ना, जब मुझे कंसेप्ट को समझाने भी नहीं देते हो और बहुत सारे डाउट पूछ लेते हो, मैं ना फोकस कर पाऊंगा पढ़ाने में, मैं भटक जाऊंगा। ठीक है, कुछ पॉइंट बताना है भूल जाऊंगा। ठीक है, तो पहले ध्यान दो, अच्छे से समझो, जब मैं लिखने को बोलूं तब डाउट पूछो। ओके, समझे आप सब लोग? ओके, अब देखो ये आपका मेटल टारगेट है, आपने क्या बोला, आपने नहीं, मैक्सवेल ने क्या बोला था कि हाईली एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को इमिट करता है। वैसे ही यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट करता हुआ है और उसने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को इमिट किया। वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की अगर सफिशिएंट एनर्जी हो तो उसको हम एक्सरे बोलेंगे। पर क्या ये जरूरी है कि वो हमेशा एक्सरे इमिट कर रहा होगा? बिल्कुल जरूरी नहीं है। हो सकता है कुछ ऐसी रेडिएशन इमिट कर रहा होगा जिसकी एनर्जी बहुत कम है, उसको अपन एक्सरे नहीं बोलेंगे, उसको बोलेंगे infrared, micro, whatever. Okay, it may emit visible, like it is possible, जैसे कि आप किसी यू नो मेटल के ऊपर बम्बार्ड कर रहे हो तो पॉसिबल है कि वो रेड दिख रहा हो, पॉसिबल है कि वो विजिबल लाइट इमिट कर रहा हो, इट्स पॉसिबल। बट एक्सरेज कब बोलेंगे अपन उसको? जब वो रेडिएशन बहुत ज्यादा एनर्जी की हो, बिकॉज एक्सरे की एनर्जी बहुत ज्यादा है। ओके, अब गाइस देखो मुझे बताओ, अगर हमारे इलेक्ट्रॉन ने 100% एनर्जी ट्रांसफर कर ली, इसके पास कुछ एनर्जी थी, ओके, व्हेन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर 100% काइनेटिक एनर्जी into energy of X-ray, we get X-ray of highest energy. हाईएस्ट एनर्जी एंड लोएस्ट लैम्बडा, बराबर, एनर्जी ज्यादा होगी। अगर इलेक्ट्रॉन ने 100% एनर्जी कन्वर्ट कर दी, मान लो इलेक्ट्रॉन के पास, समझो मान लो इलेक्ट्रॉन के पास 100 जूल एनर्जी थी, उसने अपनी 100 के 100 जूल एक्सरे में कन्वर्ट कर दी, जो कि पॉसिबल है, जिसकी संभावना बहुत ही कम है। जो कि कभी पॉसिबल होने वाला है क्या? बिल्कुल ऐसा कभी हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन 100% ही दे दे, कोई लॉस ही ना हो दूसरा, इट्स नॉट पॉसिबल। बट माना, हमने क्या किया, माना कि ऐसा होता तो क्या होता, हमें सबसे ज्यादा एनर्जी का एक्सरे मिलता और उसका लैम्बडा सबसे कम होता। डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट? Okay, so now let's say corresponding to 100% energy transmission, I can say energy of electron which is charged into potential, because electrons are accelerated by a battery, right? So this is charge into potential. This is the energy of the electron. Now this is getting converted into X-ray. X-ray एक रेडिएशन है, एक रेडिएशन है, तो इसकी एनर्जी हम किस फॉर्मूला से देंगे? एच बाय लैम्बडा से देंगे, या फिर हम 12,400 डिवाइडेड बाय लैम्बडा इन एंगस्ट्रॉम इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी यूज कर सकते हैं, इजंट इट? इसके करस्पॉन्डिंग मुझे ये ई से ई कैंसिल हो गया, इन दोनों में ई और ई कैंसिल हो गया, और मेरे पास है वोल्टेज इज इक्वल टू 12,400 divided by lambda in angstrom, or we can say lambda minimum value is equal to 12,400 divided by voltage. Lambda minimum here is in angstrom. बोलो क्लियर? अब इसमें ग्राफ बनाते हैं, अच्छे से ध्यान देना, लिखने की घाई मत करो, ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ बना रहे हैं हम इंटेंसिटी वर्सेस लैम्बडा। मुझे बताओ, जब तुम्हारा 100% एनर्जी कन्वर्जन हुआ, उस टाइम पे कोई इंटेंसिटी है क्या? डू यू हैव इट? व्हाट इज इंटेंसिटी गाइस? I'll give you the situation, you just have to tell me in which situation intensity is more. Let's say you have x-rays, 10 x-rays of the energy 20 joules,
You have 10 X-rays of energy 20 joules and you have 50 X-rays of energy 40 joules. Tell me whose intensity here is more? 20 जूल वाले का कि 40 जूल वाले का? 40 जूल, ऑब्वियसली 40 जूल वाले ज्यादा क्वांटिटी में एग्जिस्ट करते हैं, तो इसीलिए उनकी इंटेंसिटी ज्यादा होगी. इज दैट क्लियर? सो इट ऑलवेज डिपेंड ऑन द टोटल एनर्जी. इंटेंसिटी टॉक्स अबाउट द टोटल एनर्जी. ओके, नाउ लैम्बडा मिनिमम के करस्पॉन्डिंग कोई एनर्जी है क्या आपकी? जो लैम्बडा मिनिमम आपको मिल रहा है उसके करस्पॉन्डिंग कोई एनर्जी है? नहीं. तो आपका लैम्बडा मिनिमम वाला जो पॉइंट है, इंटेंसिटी उसकी 0 होनी चाहिए. ये आपका लैम्बडा मिनिमम वाला पॉइंट है. बोलो क्लियर? आपका धीरे 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 लैम्बडा बढ़ता गया तो आपको कुछ इंटेंसिटी मिलती गई, आपकी ज्यादा इंटेंसिटी मिलती जा रही है, मिलती जा रही है, एक लेवल आई, उसके बाद अब आपको इंटेंसिटी ज्यादा नहीं मिल रही है, इससे ज्यादा एनर्जी का एक्सरे नहीं मिल रहा है, उसके बाद एनर्जी कम होते गई और अल्टीमेटली ये 0 का अप्रोच करेगा. मुझे बताओ इस आगे वाले ग्राफ का इतना ज्यादा सेंस बनता है क्या? मतलब जैसे जैसे आपका लैम्बडा बहुत बढ़ता जाएगा, क्या वो एक्सरे बचेगा? एक्सरे ही नहीं बचेगा, खत्म है कहानी. इसीलिए वो लो इंटेंसिटी आप दिखा रहे हो, बता रहे हो कि भाई एक्सरे है ही नहीं, काइंड ऑफ. समझे नहीं समझे? इज दैट क्लियर? सो आपको इस कंसेप्ट में क्या क्या सीखना था हल्का रिवाइज करके उसके बाद आपको लिखना है. और एक चीज और लिख लेता हूँ, क्या लैम्बडा मिनिमम डिपेंड्स ऑन द मेटल टारगेट? मेटल टारगेट पे डिपेंड कर रहा है क्या? नो, इट डजंट डिपेंड on metal target. Why? Because it only depends on one factor and that is V. Lambda minimum only depends on uh, um, accelerating voltage. Okay, let me revise this concept again. So see guys, I am revising it again, then you start writing. So X-ray, अभी भी फिर से बोल रहा हूँ, चुप, अभी कमेंट कर रहे हो कोई, मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, अभी समझो, फिर जब लिखने के लिए बोलूंगा तब मैं आपके कमेंट रीड करके उनको आंसर करूंगा. तो देखो मैक्सवेल ने क्या बोला था, एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को इमिट करता है, तो उसी रीजन से हमने ये एक्सरे का एक्सप्लेनेशन दिया. कंटिन्यूस एक्सरे जिसको अपन कहते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन आता है, डीएक्सेलरेट करता है, उसकी वजह से एक एक्सरे को इमिट होना पड़ता है. अगर इस इलेक्ट्रॉन की 100% एनर्जी कन्वर्ट हुई, जो कि पॉसिबल नहीं है, तो हमें लैम्बडा मिनिमम मिलता है, मिनिमम वेवलेंथ का फोटॉन मिलता है. ओके, पर ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए इसके करस्पॉन्डिंग हमें 0 इंटेंसिटी मिलती है. ठीक है, और लैम्बडा मिनिमम का फॉर्मूला है 12,400 डिवाइडेड बाय वी. ओके, एंगस्ट्रॉम में लैम्बडा मिनिमम वी पे डिपेंड करता है, वो मेटल टारगेट पे डिपेंड नहीं करता है, और ग्राफ इस तरीके का आता है. बोलो, इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस और नो में पहले कमेंट करना. नो अक्षय, आंसर टू योर क्वेश्चन इज नो. इलेक्ट्रॉन मेटल का कुछ वर्क पोटेंशियल नहीं, यहाँ पे वर्क पोटेंशियल नहीं डिफाइन कर रहे हैं. वर्क पोटेंशियल इलेक्ट्रॉन के लिए डिफाइन किया जाता है, पहली बात तो. ओके, जस्ट राइट इट डाउन बेटा. जो बच्चे का ध्यान भटक गया था उसके लिए मैंने रिवाइज करवाया, तो होप कि अब ये सबको समझ में आ गया होगा. बट बोर सेड कि इलेक्ट्रॉन डोंट ओबे मैक्सवेल्स इक्वेशन. सी, बोर ने ये बोला था कि जो एटम के अंदर के गोल घूमने वाले इलेक्ट्रॉन है, जो सर्कुलर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, वो थोड़े स्पेशल है. मैक्सवेल का लॉ गलत है, बिल्कुल नहीं बोला था बोर. बोर ने कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन है जो एटम के अंदर घूम रहे हैं ना, गोल ऑर्बिट में, सर्कुलर ऑर्बिट में, they are not following your law, they are not emitting a radiation. If they want to emit the radiation, they need to change the energy. That's what they say. Bohr said. ग्राफ में बेटा श्रिया, जब तुम्हारा लैम्बडा मिनिमम है, तुम्हारी इंटेंसिटी 0 है, 0 से ग्राफ स्टार्ट हुआ, धीरे धीरे तुम्हें ज्यादा इंटेंसिटी मिलने लग गई, लेकिन एक वैल्यू के बाद तुम्हारे एक्सरे बचा ही नहीं, लैम्बडा बढ़ता गया तो एनर्जी कम होती गई, तो उसको एक्सरे नहीं बोलेंगे, तो बेसिकली लो एनर्जी एक्सरे मिलने लग गए, तो फिर से घट गया तुम्हारा इंटेंसिटी.
और फिर अप्रोचिंग टुवर्ड्स जीरो है। व्हाट डज एक्सरे रिक्वायर, मतलब what till even to metal, if we keep on bombarding electron, then after time a mass of metal plate must also increase and also yeah obviously. So आपने कभी पता नहीं एक्सरे देखा है कि नहीं, प्लेट्स होती है, वो प्लेट्स चेंज की जाती है आफ्टर सर्टेन इंटरवल, डू यू नो दैट? नो। कभी आप जाओगे नेक्स्ट टाइम एक्सरे करवाने, है ना, फ्रैक्चर हो जाए, भगवान करे ना हो ऐसा कुछ, लेकिन उस टाइम पे देख लेना, प्लेट्स होती है वहां पे रखी हुई, वो चेंज करते रहता है वो प्लेट्स को। व्हाट काइंड ऑफ एटमॉस्फेयर एंड इन्वायरमेंट? इवैक्यूएटेड चेम्बर में हमने प्रोडक्शन किया, ये तो रॉटजन ट्यूब, इसको रॉटजन एक्सपेरिमेंट भी कहा जाता है ना, रॉटजन ट्यूब भी बोलते हैं इसको। एटमॉस्फेयर की जरूरत नहीं है, एक्सरे किसी भी एटमॉस्फेयर पे जिंदा रह सकती है, मतलब चल सकती है। दे डोंट रिक्वायर मीडियम फॉर प्रोपगेशन। या सेम मेथड, Tharava, general, how could we cancel electron from a unit electron volts? No, 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 Rutuja, it's very simple. See, it's not a, it's not about the unit, it's about the formula. See, formula is what? It's charge into potential. In place of charge, you need to write 1.6 into 10 power minus 19, right? Because it's the electron. On the right hand side, you just convert electron volt into joules. When you convert it into joules, you just have to multiply it by 1.6 वाला फॉर्मूला खत्म, दोनों तरफ से कैंसिल हो गया। इवैक्यूएटेड ट्यूब होता है नक्षत्र, और कुछ नहीं। Okay, guys, hope you understood the first logic. I'll give you one question on this and then we'll proceed. Hope everybody have written it. Now I'm moving ahead. So many comments that they have completed. Okay, I'm moving ahead now. Those student who writes really slow will get the notes of this week today, by today. You'll get it by today. Okay, don't worry. Last lectures and this lecture's note, I'll make a PDF and I'll send it to you. Okay. Those who write slow, don't worry. Okay. So let me give you a question. Okay. So let's say आपके पास एक ऐसा कर्व है और एक दूसरा ऐसा कर्व है. Okay. So ये फर्स्ट कर्व है, ये सेकंड कर्व है. इस तरफ आपने इंटेंसिटी प्लॉट करके रखी है, इस तरफ आपने लैम्बडा प्लॉट करके रखा है. पहले कर्व के लिए लेट्स से स्टॉपिंग पोटेंशियल V1 है, दूसरे के लिए V2 है, तो आपको ऑप्शंस दे रहे हैं. Then wrong. ध्यान सोच के देना है आंसर बेटा. अजिंक्य पवार करेक्ट, ऋतुजा रॉन्ग. करेक्ट यश, तुहिन रॉन्ग. श्रिया बिल्कुल रॉन्ग. नक्षत्रा करेक्ट, निहारिका रॉन्ग, प्रणव करेक्ट, अथर्व करेक्ट, अश्वत रॉन्ग, ऋषिकेश रॉन्ग. काफी बच्चों का रॉन्ग आ रहा है. ऋषि बिल्कुल सही है. सर मैं आज पूजा मैम के थ्रू आपको कुछ क्वेश्चन सेंड करता हूँ, क्या आप मुझे उनके, अरे बाबा, मुझे ऐसा लगता है तो आज भेजने से अच्छा, क्योंकि मैं थोड़ा सा मतलब बाकी चीजों में भी बिजी रहता हूँ ना आयुष. अपन ऐसा नहीं कर सकते क्या, क्योंकि अपना डाउट सेशन वगैरह होगा, उसमें नहीं ले सकते डाउट्स, बिकॉज मे बी आई नॉट फाइंड टाइम टू सॉल्व इट राइट नाउ. V1 equals to V2 since only lambda and I. बिल्कुल रॉन्ग ऋतुजा.
देखो बेटा ऋतुजा, लैम्बडा मिनिमम का जो वैल्यू है वो होता है 12,400 डिवाइडेड बाय वी, दैट मींस लैम्बडा मिनिमम इज एक्चुअली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी। तो अगर मैं लैम्बडा मिनिमम की बात करूं सेकंड के लिए, तो ये लैम्बडा मिनिमम फॉर सेकंड जो है वो हायर दिख रहा है। lambda minimum for second is greater than lambda minimum for first. Okay, this implies that stopping potential for second is lesser than the stopping potential for first. Option B is correct. Most of you got the answer. Anyways, but सबको आना चाहिए था, कुछ बच्चों ने गलत किया है। अश्वत, तुहीन, you guys usually solve it correctly. आज आपने गलती की। Okay, anyways, let's proceed. Hope you understood, Rutuja. Can I proceed, beta? चलो, let's proceed. Let's discuss the second reason and the second type of X-rays. ओके बच्चों, देखो होता क्या है। सेकंड रीजन क्या होता है अच्छे से समझना, ठीक है? सब लोगों का ध्यान होना चाहिए अभी यहाँ से। मान लेते हैं, अरे ओके, तो देखो ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है? ये आपका न्यूक्लियस है, एंड यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है इस लेवल पे। लेट्स चेंज द कलर ऑफ द मार्कर, इट ब्लैक। ये इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ है, एक इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ है, और इस वाले लेवल में अच्छे से ध्यान देना, कोई अभी कमेंट नहीं करेगा बेटा, सबका फोकस बोर्ड पे होना चाहिए, नहीं तो फिर समझ में नहीं आएगा, काम की चीजें नहीं समझ में आएगी आपको। आप बहुत टॉपिक से डिस्ट्रैक्ट होकर डाउट्स पूछते हो। एग्जाम में स्कोर करना है तो हमें टॉपिक के साथ स्टिक करना है और टॉपिक के रिलेटेड डाउट पूछना है। देखो ये इलेक्ट्रॉन भागता हुआ है, इसने क्या किया, इस इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट करके अपने साथ लेके चला गया, भागा, बराबर। अब देखो इससे क्या हुआ, जरा अच्छे से देखना। इससे ये हुआ कि जैसे कि मैं फिर से डायग्राम बना रहा हूं, तेरे तो डिफिकल्ट है बनाना। या ग्रेट, मस्त बना। चलो अब इससे क्या हुआ, ओके, इससे क्या हुआ, यहाँ हो गई क्रिएट वैकेंसी। मैं वैकेंसी को बोल रहा हूँ, वैकेंसी को बोल रहा हूँ, एक गोल कर दिया मैंने, ये वैकेंसी क्रिएट हो गई। यहाँ इलेक्ट्रॉन था, ये गैप हो गया है, जबकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है। बराबर है क्या गाइस? समझ में आ रहा है क्या आपको? अब बताओ ये वैकेंसी को फील करने के लिए ये वाला इलेक्ट्रॉन क्या बोलेगा, मैं जाता हूं, बोलेगा कि नहीं बोलेगा? मैं यहाँ चला जाता हूँ, बराबर। अब देखो सेकंड लेवल का इलेक्ट्रॉन बोलेगा कि मैं अंदर चला जाता हूँ। ओके, आई विल गो इनसाइड। व्हाई? बिकॉज ऑलवेज एवरीबॉडी वांटेड टू रिड्यूस द एनर्जी, रिड्यूस देयर एनर्जी। सो ये जब यहाँ नीचे जाएगा तो क्या होगा गाइस, व्हाट विल हैपन? ये जब नीचे जाएगा, अभी हमने डिस्कस किया था, स्वयं तुम्हारा डाउट बताते समय अभी मैंने बताया था, क्या होगा यहाँ पे, एक एनर्जी इमिट होगी, बराबर है। और ये एनर्जी लाई करती है एक्सरे के करस्पॉन्डिंग। अब देखो सबसे पहले तो आपका डाउट आना चाहिए, सर आपने पहले लेवल से क्यों निकाला? दूसरे से निकाल सकते थे, तीसरे से निकाल सकते थे, आखिरी वाले से निकाल सकते थे भाई, पहले वाले से क्यों निकाला? अब देख यार, ये सब कुछ किस पे डिपेंड करता है,
सब कुछ डिपेंड करता है कि जो इलेक्ट्रॉन तुम फेंक रहे हो, सब लोग ध्यान देंगे अभी फिर से, डाउट नहीं, अभी डाउट नहीं, आयुष समझो बेटा पहले। देखो, अगर दूर से निकाल, आप बहुत बढ़िया, व्हाट्स योर नेम, प्रणव बख्शी, बिल्कुल सही बोल रहे हो। अगर दूर से इलेक्ट्रॉन जाके किसी को नॉकआउट करता है तो क्या कुछ फायदा होगा क्या? कुछ फायदा होगा क्या? क्या वो एक्सरे होगा क्या? बिकॉज बहुत ही कम एनर्जी रहेगी, इसकी एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। अगर तुम बाहर वाले से निकालोगे तो बहुत कम एनर्जी लगेगी यार, तो एक्सरे ही नहीं बोलोगे, निकल रहा होगा कि नहीं निकल रहा होगा। वैसी चीजें हो रही होगी कि नहीं हो रही होगी, बताओ? हो रही होगी ऑब्वियसली। अगर इलेक्ट्रॉन जाके टक्कर दे रहा है किसी एटम को, तो बहुत सारी पॉसिबिलिटी है कि बाहर वाले से नॉकआउट कर रहा है या फिर उसके इनर वाले से नॉकआउट कर रहा है, पर फायदा नहीं हो रहा है, उसको एक्सरे नहीं बोल सकते आप। अरे बोलो, समझे कि नहीं समझे? भेजे में जा रहा है आपके? बिल्कुल अच्छे से। चलो, अब देखो बेटा, लिखना नहीं है बिल्कुल अभी भी। अब देखो, हम लेवल्स बनाते हैं। तो इसका मीनिंग क्या है कि भाई वैसा भी हो रहा होगा, लेकिन वो एक्सरे नहीं कहलाएगा। एक्सरे तो तब कहलाता है जब बहुत ही ज्यादा एनर्जी की इमिशन हो, बहुत ज्यादा एनर्जी की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बाहर निकले। और वो तब पॉसिबल होता है कि जब वो सबसे अंदर वाले इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट करे। ठीक है, अब देखो, अभी भी कंसेप्ट हुआ नहीं है और आपके डाउट्स आ रहे हैं, ये क्यों नहीं चल रहा भाई? हाँ, सो अब देखो, मैंने लेवल्स बनाए। सब लोगों का फोकस बोर्ड पे होना चाहिए। प्लीज डोंट टाइप, जस्ट लुक एट द बोर्ड, ट्राई टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट, दैट्स इट। दीज आर टू concepts which are important in X-rays. So let's say this is n equals to 1 level, this is n equals to 2 level, this is n equals to 3 level. एडवांस में बहुत अच्छा क्वेश्चन सेट किया जाता है एचसी वर्मा, देखोगे तो कुछ क्वेश्चंस हिलेंगे नहीं, ऐसे क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, तो इसलिए फोकस कंसेप्ट पे होना चाहिए, अदरवाइज एडवांस के सवाल नहीं लगा पाओगे। मेंस और सीडी लेवल और नीट लेवल पे बहुत आसान क्वेश्चन मिलेगा, लेकिन एडवांस में बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है। ठीक है, इसलिए कंसेप्ट समझने की बहुत जरूरत है आपको। देखो, मुझे बताओ, अगर आप सेकंड से फर्स्ट जंप कर रहे हो तो यहां से यहां जंप करना हुआ, बराबर? इस लाइन लाइन का नामकरण किया गया है। आप किस लेवल पे जंप कर रहे हो? आप के लेवल पे जंप कर रहे हो। तो इस लाइन का नामकरण किया गया हुआ है, इसका नाम दिया हुआ है के अल्फा। क्या बोला अबे लाइमन नहीं, लाइमन हाइड्रोजन में आया। सुन तो लो पहले सब लोग। लाइमन कमेंट कर रहा है, अरे सुनो तो पहले, इसको क्या नाम दिया गया? के अल्फा ट्रांजिशन। लाइमन हमें हाइड्रोजन एटम में मिलती है, इसका इसका जो जेड है बहुत ज्यादा है, इसको क्या बोलेंगे बताओ फिर? अब ये बता सकते हो तुम, इसके बारे में कमेंट करो। के पे गिर गिर रहे हो, लेकिन सेकंड वाले से गिर रहे हो, क्या बोलोगे? नो, इट्स नॉट एल, इट्स कॉल्ड एज के बीटा। बताओ इसको क्या बोलेंगे? एल अल्फा, बहुत बढ़िया। इसको क्या बोलेंगे? एल बीटा। अब मुझे लॉजिकली बताना, पॉसिबिलिटी ऑफ के अल्फा इज हायर और पॉसिबिलिटी ऑफ के बीटा इज हायर। पॉसिबिलिटी ऑफ के अल्फा इज मोर और पॉसिबिलिटी ऑफ के बीटा इज मोर। सोचना, सेकंड से फर्स्ट जंप करना आसान है, मतलब यहाँ डायग्राम में देखो, इस डायग्राम में देखोगे तो बड़े आसानी से पता चलेगा कि सेकंड से फर्स्ट जंप करना थोड़ा आसान है, क्योंकि अपोजिशन बस इस इलेक्ट्रॉन का है। लेकिन अगर आप थर्ड से फर्स्ट जंप करना चाहते हो तो बहुत ज्यादा अपोजिशन है, राइट? तो पॉसिबिलिटी ऑफ के अल्फा इज ऑलवेज ग्रेटर, ग्रेटर, ऑलवेज ग्रेटर। ओके, तो मैं बोल सकता हूँ क्या कि के अल्फा का पिक, के अल्फा की इंटेंसिटी ज्यादा होगी, इंटेंसिटी करस्पॉन्डिंग टू के अल्फा शुड बी ग्रेटर देन द इंटेंसिटी ऑफ के बीटा, बिकॉज इट्स पॉसिबिलिटी इज मोर, हायर नंबर ऑफ एक्सरेज आर इमिटेड आर ऑफ के अल्फा। ठीक है, ये एक पॉइंट है ना? अब अगले पॉइंट पे डिस्कशन करते हैं। मुझे बताओ, एनर्जी ऑफ के बीटा हायर है कि एनर्जी ऑफ के अल्फा हायर है? एक्सरे का कौन सा गैप बड़ा है? बीटा वाला गैप बड़ा है। तो अगर एनर्जी बड़ा है, तो जो लैम्बडा होगा के बीटा का और जो लैम्बडा होगा के अल्फा का, कौन सा बड़ा होगा? एनर्जी के बीटा का बड़ा है, तो लैम्बडा किसका बड़ा होगा? अल्फा का बड़ा होगा। ये पॉइंट समझ में आया? अब देखो, अब ग्राफ बनाते हैं बढ़िया वाला, जो हमने पीछे ग्राफ बनाया था। बेसिकली ग्राफ तो वही है, बस उसका दूसरा रूप, उसका थोड़ा मॉडिफाइड वर्जन, या फिर बोल सकते हो कि उसको थोड़ा अच्छे से और हमने डिटेल में डिस्कस किया, डिटेल में उसके ऑब्जर्वेशंस लिए, तो हम लोग को ये ग्राफ मिलता है। सिंग दिखेंगे ऐसे, है ना? ये पिक्स बोलते हैं इनको।
ओके, नाउ गाइस दिस वाज आवर लैम्बडा मिनिमम। अभी भी जो डिसेलरेशन की वजह से लैम्बडा मिल रहे थे वो अभी भी मिल रहे, लेकिन कुछ कुछ लैम्बडा हमें एक्स्ट्रा मिल गए, बराबर कि नहीं? ये पिक जो आया, ये किसके करस्पॉन्डिंग आया? कुछ कुछ लैम्बडा, जो कुछ कुछ लैम्बडा में बताओ, ये ऐसे चार हमने दिखा दिए, इसमें मुझे बता सकते हो कि एनर्जी सबसे ज्यादा किसकी होगी? सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी है? के अल्फा के बीटा, या एल अल्फा एल बीटा? के बीटा, बहुत बढ़िया। तो ये जो सबसे पहला लैम्बडा होगा ये किसका होगा? लैम्बडा ऑफ के बीटा। बोल चमका कि नहीं? उसके बाद होगा लैम्बडा ऑफ के अल्फा। और देखो के अल्फा का पिक ज्यादा बड़ा है, क्यों? बिकॉज इसकी पॉसिबिलिटी ज्यादा है। बोलो समझे नहीं समझे? चमकना चाहिए यार, इतना अच्छे से समझाया है, चमकना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे लिख रहा हूं मैं फिर से, लैम्बडा ऑफ एल बीटा, here lambda of L alpha. Is that clear? Is that clear to all? Now we can start writing. I have explained it in very detail so that advanced student can solve any questions. Now you can throw your doubts. I am reading them. K beta is greater. हाँ, तो है ना, ग्राफ को देख जरा, कहाँ ऐसा दिख रहा है तुझे कि लैम्बडा के बीटा ग्रेटर नहीं है? लाइन देख जरा लैम्बडा की। चिन्मय, मिस्टर चिन्मय, क्लियर हुआ तुम्हारा डाउट? देखा तुमने? कुछ बच्चे यहाँ कंफ्यूजन कर रहे हैं कि के अल्फा और एल, के और एल में। सो देखो भाई, एनर्जी ऑफ के इज बिगर देन द एनर्जी ऑफ एल, एंड दैट्स व्हाई लैम्बडा ऑफ के विल बी स्मॉलर देन लैम्बडा ऑफ एल। ये दिमाग में रखो और ये दिमाग में रखो, तब जाके ये समझ में आएगा। और कुछ अभी मुझे लगता है किसी को डाउट नहीं है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वुड shoot and intensity, yeah, yes, more electron you'll shoot, more x-rays you'll get, and intensity will completely depends on the number of x-ray you are getting. Can be transferred to another electron too. Energy is not like energy is transferred. See, when the electrons is knocked out, obviously it will get some energy. uh, yeah, it will get some energy because it will be moving, right? It have a kinetic energy, so it will get some energy. So yeah, they will ask graph based questions also, they will ask numerical also, they will ask theoretical question also। एडवांस में तो तगड़े न्यूमेरिकल पूछते हैं। एक आध क्वेश्चन दे देंगे आज एंड में आपको। आज का लेक्चर थोड़ा बड़ा हो गया है, 2 घंटे का लेक्चर है आज का। ठीक है, व्हाट एग्जैक्टली इज एक्सरे? इज इट लाइट व्हिच कैन वी कैन नॉट सी? या, लाइट नहीं बोलेंगे, इट्स अ रेडिएशन व्हिच वी कैन नॉट सी। अनेश, there is a inelastic collision coming and this from there is possibility elastic collision too.
No possibility of elastic. अजिंक्य 5 मिनट्स पहले छोड़ देंगे, डोंट वरी. Don't you want to get over with this syllabus quickly? इधर कुछ पॉइंट और ऐड कर लेना. पिक डिपेंड्स ऑन मटेरियल. Different material have different picks. बिकॉज सब मटेरियल के लिए के अल्फा के बीटा का गैप अलग है ना. तो सबका अपना एक ग्राफ बनेगा, सब मटेरियल का अपना एक ग्राफ बनेगा. ठीक बेटा, समझे? सबको सब समझ में आया? इतना सिंपल भाषा में हमने एक्सरे समझा है. बस एक्सरे में यही चीज है. मेंस लेवल पे तो मैं बोल रहा हूँ कुछ भी सवाल ही नहीं आता है. मोस्ट ऑफ द टाइम आता है तो बहुत इजी आता है, लैम्बडा मिनिमम पे आता है, वोल्टेज पे आता है, या फिर ग्राफ सीधा दे देगा एडवांस में. लेकिन इसका अच्छा सवाल बन सकता है, उसके लिए हमें कंसेप्ट बहुत ही स्ट्रांग रखने की जरूरत है. हो क्या रहा है, किस लेवल की एनर्जी क्या होती है, इमिट होगा तो कैसे इमिट होगा, वो सब चीजें है ना. होप यू अंडरस्टूड गाइस. हाउ वी कैलकुलेट ट्रांजिशन एनर्जी ऑफ एक्सरे. मतलब एनर्जी ऑफ एक्सरे तो यहाँ से निकलेगी ना, इन दो लेवल का जो डिफरेंस होगा वो इलेक्ट्रॉन एक्सरे का एनर्जी होगा. N2 और N1 का जो डिफरेंस होगा वही एनर्जी होगा बेटा. या सबने लिख लिया हो तो हम आगे बढ़ते हैं. छापा क्या? सबने छापा? कोई है ऐसा व्यक्ति जिसका अभी भी बच रहा है? छापा है सबने, चलो बढ़िया, परफेक्ट. आई एम मूविंग अहेड गाइस. लेट्स सॉल्व वन क्वेश्चन. Again, a very basic question I'm taking in the class. Very basic, okay? प्रो लेवल के क्वेश्चन एडवांस के ट्यूटोरियल में होंगे, तो अभी बहुत ही बेसिक क्वेश्चन हो रहा है. Okay, guys. So many answers I got. Let's check it. Okay. So लैम्बडा अगर अगर लैम्बडा छोटा है तो इसका मतलब है स्टॉपिंग पोटेंशियल बड़ा होगा. तो लैम्बडा 1 छोटा है तो V1 बड़ा होना चाहिए, जो कि ऑप्शन सी है. अब बात करते हैं जेड की. जेड की बात करने के लिए हमें इक्वेशंस लिखना पड़ेगा.
1 by lambda equals to r z square, 1 by n छोटा k अल्फा ट्रांजिशन की करस्पॉन्डिंग देख रहे हैं तो 1 minus 1 by 1 by 4, n छोटा स्क्वायर n बड़ा स्क्वायर, ये बताया ना मैंने लास्ट लेक्चर में। यहाँ से आएगा ये 3 by 4 r z square 1 by lambda। सो लैम्बडा जो है वो z के साथ कैसा डिपेंडेंट है भाई? इनवर्सली के डायरेक्टली? इनवर्सली। ओके, सो किसका z ज्यादा होगा? लैम्बडा किसका कम है? लैम्बडा ऑफ k अल्फा देख रहे हैं हम, ये लैम्बडा ऑफ k अल्फा है, ये किसके लिए है? सेकंड के लिए। और ये लैम्बडा ऑफ k अल्फा है, किसके लिए है? लैम्बडा ऑफ k अल्फा फॉर फर्स्ट। तो आई कैन सी लैम्बडा ऑफ k अल्फा ऑफ second is lesser than lambda of k alpha of first. This implies that z of second should be greater than z of one. कितने लोगों का सही है बताओ? नक्षत्र, अथर्व, अजिंक्य, ऋतुजा, प्रणव, और कोई? तुहीन, असीम, ओके, ऑलमोस्ट सबका है। अक्षय, ओके ठीक है, चलो बढ़िया, आगे बढ़े। ऑलमोस्ट है, ओके कोई बात नहीं बेटा, समझे क्या? सब लोग समझे? एक और क्वेश्चन करते हैं, चलो एक और क्वेश्चन। बिल्कुल सही है ए ऑप्शन, बहुत सही, ई ऑप्शन भी सही है। सबको आ गया क्या? ओके, लेट्स प्रोसीड देन। लास्ट स्लाइड चाहिए क्यों? ओके गाइस, लेट्स प्रोसीड। नया कंसेप्ट समझते हैं, मुस्लीज लॉ। एक मुस्ले नाम के साइंटिस्ट थे, अपना मराठी वाला मुसले नहीं है, ठीक है, मुस्लीज लॉ। ओके, इन्होंने क्या किया, देखो, इन्होंने एक ग्राफ बनाया। किसका किसका ग्राफ बनाया? रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी, किसके लिए? के अल्फा के लिए। जो के अल्फा आपको मिली फ्रीक्वेंसी, उसका रूट लिया और इस तरफ आपने उन्होंने प्लॉट किया z, दैट इज एटॉमिक नंबर। सो उनको एक स्ट्रेट लाइन मिला। ऑब्वियसली स्ट्रेट लाइन एग्जैक्ट नहीं मिला, कुछ पॉइंट यहाँ मिले, कुछ पॉइंट इधर मिले ऐसे, और कुछ पॉइंट लाइंस में मिले, है ना? इस तरीके से उन्होंने एक ग्राफ बनाया। ओके, एंड ही सेज दैट कि देखो भाई, ये ग्राफ ऐसा बन रहा है, डिफरेंट मेटल टारगेट, जेड बदलना मतलब क्या हुआ भाई? जेड बदल रहा हो मतलब मेटल टारगेट बदल रहा हो आप। और मेटल टारगेट बदल के आप क्या कर रहे हो? मेटल टारगेट बदल के, ठीक है नक्षत्रा, स्पेलिंग में कोई गलती हुई होगी मेरे, ठीक है या, ओके, स्पेलिंग में गलती हो सकती है, देख लेना स्पेलिंग। स्पेलिंग का इतना ध्यान नहीं रखता मैं, अपने को कंसेप्ट से मतलब है ना? अपने को एग्जाम में कोई पूछ नहीं रहा है। चलो एनीवेज, सॉरी फॉर दैट, अगर स्पेलिंग मिस्टेक हुआ होगा तो सॉरी फॉर दैट, बट लेट्स फोकस ऑन द कंसेप्ट हियर। सो व्हाट ही डिड इज, ही जस्ट
change the metal targets. By changing the metal targets, he found out that the frequency is changing and is actually proportional to the z, that is the atomic number. So what is the general equation he got? The general equation you got is a into z minus b. Guys, अब एक बढ़िया वाली चीज बताता हूँ। देखो, हमने थोड़ी देर पहले z को डिटरमाइन करने के लिए 1/λ वाला रेडबर्ग इक्वेशन यूज किया। किसी ने ये क्वेश्चन नहीं किया, सर आप तो बोले थे कि ये तो बस सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए वैलिड है, आपने यहाँ कैसे चिपका दिया? किसी ने नहीं पूछा मुझे, जो कि एक्चुअली पूछना चाहिए था। पूछना चाहिए था कि नहीं पूछना चाहिए था? बताओ, डाउट क्या होना चाहिए आपने? अरे सर ये तो सिंगल के लिए होता है, यहाँ कैसे चिपका दिया? ये डाउट होता है। मैं स्टूडेंट होता तो जरूर पूछता है ऐसा डाउट, पर किसी ने नहीं पूछा मुझे। समझे? अब देखो उसका रीजन मैं यहाँ डिस्कस करने वाला हूँ। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? आपको समझा मैंने क्या क्वेश्चन पूछा है आपको कि भाई आपने कैसे चिपका दिया ये फॉर्मूला? वो तो सिंगल इलेक्ट्रॉन आपने वहां बोला कि बोर वाला ये सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए वैलिड होगा, तब भी आप यूज कर रहे हो। क्या लॉजिक है, किस तरीके से यूज हो सकता है, वो अभी अपन डिस्कस करने जा रहे हैं। सो अकॉर्डिंग टू द मुस्लेज, root of frequency of K alpha transition is proportional to the atomic number like this, where A and B, okay, A and B are called as, okay Komal, now focus beta, A and B are called as constants, okay, A and B क्या है यहाँ पे? constants है, okay, सबको समझ में आया? okay, अब देखो जरा, अगर मैं बोलूं कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन, देखो ये न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे वैकेंसी क्रिएट हुई थी तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जंप कर गया, ऊपर वाला इलेक्ट्रॉन, इसके करस्पॉन्डिंग आपको के अल्फा मिला। अगर अगर मैं लैम्बडा ऑफ के अल्फा निकालना चाहूँ तो कैसा होगा? अगर मैं बोर मॉडल लगा देता हूँ तो होगा लैम्बडा ऑफ के अल्फा आर जेड स्क्वायर 1/n छोटा स्क्वायर -1/n बड़ा स्क्वायर। यहाँ छोटा और बड़ा तो फिक्स हो चुके हैं क्योंकि हमने के अल्फा लिख दिया है। के अल्फा में छोटा 1 होता है और के बीटा 2 स्क्वायर दैट इज 4 होता है। इफेक्टिवली ये बन जाएगा 3/4 आर जेड स्क्वायर 1/λ of k alpha. Now, as you know that frequency into lambda is a speed c, तो लैम्बडा को अगर फ्रीक्वेंसी में रिप्लेस करना है तो c डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी लिखना पड़ेगा, तो फ्रीक्वेंसी ऊपर चली गई, c नीचे आया, इक्वल्स टू 3/4 rz square. Somebody is asking me why you took 1 and 2. अब कैसे ऐसा डाउट पूछ रहे हो भाई ऋषिकेश? अब तुम्हारा ट्रांजिशन अगर के अल्फा का होगा तो क्या तुम्हारा एन फिक्स नहीं है? एन छोटा फिक्स नहीं है, एन बड़ा फिक्स नहीं है। यहाँ के बीटा लिखता तो कुछ और होता। समझे नहीं समझे भाई? ओके, अब यहाँ लिख रहा हूँ मैं, उल्टा आ रहा हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है, ये तो ध्यान दो। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ के अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा 3/4 आर सी इंटू जेड स्क्वायर। रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी लेंगे तो आ जाएगा 3/4 आर सी का रूट मल्टीप्लाइड बाय जेड। अगर इसको कंपेयर करेंगे मुस्ले के साथ तो ए की वैल्यू क्या आ गई? मुस्ले के साथ कंपेयर करेंगे तो ये पता चला कि यार ये जेड माइनस बी होना चाहिए था, यहाँ जेड आया, इसका मतलब ये जेड इफेक्टिव होगा। ये होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। जेड इफेक्टिव मतलब क्या होता है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अभी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है वो भी समझेंगे। अब देखो यहाँ से क्या पता चला, ए का वैल्यू क्या है? ए का वैल्यू है √3/4 आर। और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है उसको जरा समझते हैं। देखो भाई, इलेक्ट्रॉन जब यहाँ जंप कर रहा था, इस इलेक्ट्रॉन के ने उसको अपोज किया कि नहीं? जेड प्रोटॉन उसको अट्रैक्ट कर रहे थे, पर एक इलेक्ट्रॉन ने रिपेल करना शुरू किया। इसीलिए आपका जो जेड इफेक्टिव है इस केस का वो हो गया Z-1। बोलो चमका कि नहीं? तो यहाँ पे क्या लिखना है हमें? Z-1 लिखना है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज में Z-1 लिखना है। आपको स्क्रीनिंग कांस्टेंट वगैरह चीजें पढ़ाई गई होगी ना केमिस्ट्री में? स्क्रीनिंग कांस्टेंट वाला कंसेप्ट होता है ना कुछ, शायद भूल गए होंगे तुम लोग। पीरियोडिक पीरियोडिक में होता है ना वो, कि जब अंदर आ रहे हो, स्क्रीनिंग हो रही है, वो अपोज करता है,
हाँ किया है, देखो काफी लोगों का आ रहा है कि किया है बोल के। बस वही है, शील्डिंग इफेक्ट है। एग्जैक्टली शील्डिंग इफेक्ट। मुझे बताओ, देखो रियलिटी में पता है क्या होता है, ये जो वैल्यू होता है ना बी का, ये डिपेंड करता है, इसका वैल्यू फ्रैक्शनल भी आ सकता है ना रियलिटी में, अगर एक्सपेरिमेंट से जाए। लेकिन अगर हम एक्सपेरिमेंट से ना जाए, लॉजिकली सोचे, तो जब मैं 3 to 1 जंप ले रहा हूँ, बताओ कितना अपोजिशन, बी का वैल्यू क्या होगा? सेकंड टू 1 के लिए 1 बोला, 3rd to 1 के लिए 9, बिल्कुल सही आंसर है गाइस, तुहिन ने सही जवाब दिया है। वेरी गुड तुहिन। 9 होगा अपोजिशन, कितने इलेक्ट्रॉन कर रहे हैं उतना आपको लिखना है। मे बी आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली, बट एचसीवी में मे बी ऐसा क्वेश्चन होगा जहाँ पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निगेटिव फ्रैक्शन में होगा, पॉइंट्स में होगा, ठीक। सो डोंट गेट कंफ्यूज कि कैसे ऐसा आ गया, क्योंकि प्रैक्टिकली पॉसिबल होता है। प्रैक्टिकली एक्चुअल कितना रिपल्शन मिला वो चेक चेक किया जाता है, पर बहुत डिफिकल्ट होता है कैलकुलेट करना। तो तुम लोग समझे क्या, ये जो हमने यूज किया था जेड के लिए निकालने के लिए वो सही था? बस वहां जेड जेड नहीं था, जेड इफेक्टिव था। बोलो बेटा, पूछो, डाउट पूछो, कोई दिक्कत नहीं है आज इनके सेंड। फाइनल एनर्जी लेवल विल बी लेसर देन। हाँ ऊपर से नीचे आए तो नीचे वाला तो कम ही एनर्जी है ना। लैम्बडा मिनिमम थोड़ी होता है अजिंक्य। लैम्बडा मिनिमम तो तब होता है, ये लैम्बडा मिनिमम के अल्फा के करस्पॉन्डिंग थोड़ी है, वो तो 100% एनर्जी के करस्पॉन्डिंग है। दोनों कंसेप्ट को जोड़ समझो जरा अच्छे से। लैम्बडा मिनिमम ओनली करस्पॉन्ड टू 100% एनर्जी कन्वर्जन। इट्स नॉट करस्पॉन्डिंग टू के अल्फा। मोस्टली नहीं, इट्स ऑब्जर्वेशन बेस्ड, तो हम ये जो ग्राफ है। सो इसी के चलते हमारा एक्सरे कंप्लीट हो चुका है। होप कि आप एक्सरे को समझ पाए, इसके कंसेप्ट को फील कर पाए। समझ पाए कि नहीं समझ पाए आपको, लेकिन इसकी प्रैक्टिस करनी है, और एडवांस वाले बच्चों को चलो एक दो क्वेश्चंस और मैं करवा देता हूँ, है ना, और फिर मैं न्यूक्लियर स्टार्ट करता हूँ। I'll do 1 2 questions more and then we'll start nuclear, okay? ऑलराइट, एडवांस वालों को दे देते हैं एक आध क्वेश्चन, थोड़ा करते रहेंगे बेचारे। No Rutuja, we didn't use it for proving. We used it for comparison, and then we found out that if whatever the z we were using in the Rydberg equation, now it got replaced by z effective. That was the concept, Rutuja. गाइस एक्सरे में ना एक्सरे स्कैटरिंग करके एक चीज होती है जो सिलेबस का पार्ट नहीं है, ठीक है। कभी देख लोगे बाय चांस कोई क्वेश्चन तो बोलोगे सर ने नहीं पढ़ाया भाई।
एक्सरे स्कैटरिंग मेंशन नहीं है कहीं सिलेबस में, है ना। चाहो तो उसके ऊपर एक फॉर्मूला होता है, वो लिखवा दे सकते हैं अपन, ऐसा कुछ नहीं। लिखवा देंगे। बेटा एक्सपेरिमेंट किया सोहम उसने, तो क्या बोलेंगे बताओ उसको। ओके चलो गाइस, लेट्स प्रोसीड। एक एक्सरे स्कैटरिंग करके चीज होती है, वैसे तो सिलेबस में नहीं है, पर कई क्वेश्चन देख सकते हो बाई चांस, इसलिए मैं बोल देता हूँ कि होता क्या है। एक इलेक्ट्रॉन पे जाके एक फोटोन ऐसे इंसर्ट बम्बार्ड करती है ना। ये जो एक्सरे है ये बम्बार्ड करी, फिर उसने क्या, उससे क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन रिकॉइल कर गया और एक तरफ दूसरा फोटोन चला गया। ओके, लेट से आने वाले फोटोन का λ1 था, जाने वाले का λ2 था, ये एंगल थीटा था, ये एंगल फाइ था। तो लैम्डा 1 - λ2 जो होता है, एक मिनट, छोटा कौन सा होगा, नो, λ2 - λ1 जो होता है, बिकॉज आने वाले का एनर्जी ज्यादा है। सो λ2 - λ1 को डेल्टा लैम्डा भी बोलते हैं, इसका वैल्यू होता है h/mc इन ब्रैकेट 1 - cos थीटा। इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ सिलेबस, आई एम जस्ट गिविंग यू दिस फॉर्मूला बिकॉज कहीं पे बाय चांस आपने देख लिया तो ऐसा नहीं बोलोगे कि सर ने नहीं बताया। एक्सरे स्कैटरिंग नॉट अ पार्ट ऑफ सिलेबस, कीप दिस इन माइंड। चलो आगे बढ़ो। गाइज अगले हफ्ते अगर मॉर्निंग लेक्चर लेना है तो विच डे यू आर फ्री टू हैव अ मॉर्निंग लेक्चर, extended lecture, little extended lecture? A Sunday not possible. I am asking Monday, Tuesday, Wednesday में। अच्छा तुम्हारा संडे मॉर्निंग ना। संडे नहीं सॉरी मंडे। मंडे मॉर्निंग चलेगा, मंडे मॉर्निंग चलेगा क्या? नो, क्लास है। ओके, ट्यूसडे मॉर्निंग। ट्यूसडे मॉर्निंग चलेगा, ओके ठीक है, लेट्स सी। 3 बजे स्टार्ट करो बोलता है, मरवाओगे क्या? ऑलरेडी 6:30 बजे उठ के ले रहा हूँ। 3 बजे स्टार्ट करवाओगे तो पता है 5:30 बजे उठना पड़ेगा। चलो एनीवेज। हाँ हाँ, तुम्हारी 3 इन आफ्टरनून, मेरे लिए 5:30 इन द मॉर्निंग है इधर। चलो एनीवेज आगे बढ़ रहा हूँ, क्वेश्चन दे रहा हूँ। Question 1, let's say the wavelength of X-ray produced by X-ray tube is 0.76 angstrom. What is the value of Z?
ओके, 40 आया, किसी का 41 आया। अब देखना पड़ेगा भाई, तुम बताओ कैलकुलेशन कैसे किया आपने। सबसे पहले तो 1/λ का वैल्यू r z², 1/n छोटा स्क्वायर माइनस 1/n बड़ा स्क्वायर होता है। यहाँ लैम्डा आपको मीटर्स में रखना होता है, ठीक। तो मीटर में रखोगे तो यू नो आपके पास आ जाएगा 0.76 10⁻⁻10, जो कि ऊपर जाके +10 हो जाएगा। आर की वैल्यू, z² की वैल्यू, और ये 3/4। यहाँ से z कितना आया, वैसे भी चलेगा, 1/r वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो, नो वरीज, यू कैन डू दैट। z इफेक्टिव कितना आया, 40 आया। तो z का आंसर होता है z-1 = 40। तो जिन्होंने 41 आंसर दिया वो बिल्कुल सही थे, बिल्कुल सही थे बच्चे। जिन 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 लोगों ने 41 आंसर दिया है वो बिल्कुल सही थे, जिन्होंने 40 आंसर दिया वो रॉन्ग थे। क्या आपको आपकी गलती समझ में आ रही है 40 आंसर्स देने वालों? पक्का? चलो, तो एक एडवांस के लिए क्वेश्चन देते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। हम्म, इसमें पिक्चर भी अपलोड कर सकते हैं क्या? ठीक है, चलो एडवांस के लिए क्वेश्चन दो होमवर्क के लिए, फिर न्यूक्लियर फिजिक्स पे बढ़े। एडवांस को थोड़ा तगड़ा एक सवाल देता हूँ, सो दैट वो सोचते रहे उस पर। ओके, फिर अपन न्यूक्लियर फिजिक्स पे बढ़ते हैं। देखो, आपको दिया है कि एक ट्यूब है जिसमें Z = 41 का मेटल टारगेट है, ठीक है। और यहाँ से जो ये मेटल टारगेट क्या करता है, इलेक्ट्रॉन आया, यहाँ लगा, यहाँ से एक्सरे निकली। लेट्स से ये एक्सरे जो निकली ये के अल्फा एक्सरे। ओके, ये जो के अल्फा एक्सरे है, इसको आपने किसी और एटम पे बम्बार्ड किया। देखो क्वेश्चन बड़ा लंबा है, ठीक है, अच्छे से समझना। के अल्फा एक्सरे, हाँ हाँ कोमल, मिल जाएगा, डोंट वरी अबाउट दैट, जस्ट फोकस ऑन द क्वेश्चन नाउ। सो के अल्फा एक्सरे आई, इस इलेक्ट्रॉन को लेके भाग गई, समझ रहे हो, इस इलेक्ट्रॉन को लेके भाग गई। ओके, और ये जो इलेक्ट्रॉन है इसको एनर्जी दी उसने 2.7 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ध्यान देना, क्या दी, 2.7 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, तो आपको क्या क्या पूछा गया हुआ है, आपको पूछा गया है कि ये जो मटेरियल है इसके लिए जेड क्या होगा, ये पहला क्वेश्चन है। और क्या क्वेश्चन है आपको? और क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें कि अगर, इफ, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाट इज द मटेरियल का जेड। क्वेश्चन नंबर 2, इफ इस एक्सरे का, सी मान लेते हैं कि इस एक्सरे का मोमेंटम p था, इफ p इज चेंज टू 2p, व्हाट इज v मिनिमम, मिनिमम वोल्टेज है ये, वोल्टेज कितना लगेगा। ओके, ओके, इन दिस केस इसमें ये सब क्वेश्चन है, मतलब लाइक, एक मिनट, हाँ, सेकंड का फर्स्ट पार्ट है कि मोमेंटम को डबल किया तो वी मिनिमम की वैल्यू क्या होगी, वोल्टेज कितना लगेगा इस चीज के लिए। और इसी का सेकंड पार्ट है कि अगर ऐसा हो तो जेड की वैल्यू कितनी चाहिए होगी मेटल टारगेट की। ओके, दिस इज मेटल टारगेट, उल्टा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। समझे, एडवांस वाले क्वेश्चन समझे, बहुत बड़ा क्वेश्चन, अच्छे से सॉल्व करना, ठीक है। चाहो तो आंसर्स बता दिए जाए। इसका आंसर है पहले वाले का, आई गेस 32 आता है। लेट मी चेक द आंसर, जस्ट वेट फॉर अ मिनट, आई विल टेल यू द आंसर। इसका आंसर 32 है,
इसका आंसर 24.5 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। और मेटल टारगेट जो है उसका Z बन जाता है 50। ठीक बेटा, समझ में आया? ओके, सो चलेगा, आगे बढ़ते हैं। बी मिनिमम वाला क्वेश्चन नहीं समझा कुछ लोगों को, मैं रीड कर रहा हूँ क्वेश्चन एक्चुअली क्या दिया हुआ है। Find the minimum voltage at which the X-ray tube should be operated so that the momentum of emitted photoelectrons is doubled. काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स हो जाएगी और उस तरीके से आपको सॉल्व करना पड़ेगा। बिल्कुल सही बोल रहे हो। काइनेटिक एनर्जी किसकी 4 टाइम्स हो जाएगी? ये जो 2.7 वाला है ना उसकी। एक मिनट, मैंने मोमेंटम किसका दिया? सॉरी 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 गाइस, ये पी नहीं है, माय बैड। ये पी नहीं दिया हुआ है आपको, इसका मोमेंटम पी दिया हुआ है। ओके, इसको डबल कर रहे हो आप, ध्यान रखना। ये थोड़ा सा मिस्टेक था बेटा बताने में। ठीक है, क्वेश्चन लिख के हो गया। चल आगे बढ़ रहे हो। हेडिंग डालोगे न्यूक्लियर फिजिक्स। Heading will be nuclear physics. So in the nuclear physics, we'll start with a very basic concept कि एटम में क्या क्या चीज, न्यूक्लियस में क्या क्या चीजें होती है। तो जैसे कि सबसे पहले हम बनाते हैं न्यूक्लियस को, थोड़ा बड़ा बनाते हैं इस बार, और ये मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन की लेयर्स है। ओके, so this is your nucleus. Okay, and electrons are revolving around a nucleus in a circular orbit. ओके, अब न्यूक्लियस के अंदर दो चीजें रहती है, दो लोगों का घर है ये, एक तो है प्रोटॉन और दूसरा है न्यूट्रॉन। इनको कंबाइनली हम न्यूक्लियॉन्स भी कहते हैं। कंबाइनली दे आर कॉल्ड एज न्यूक्लियॉन्स। ठीक है बेटा, अब और क्या चीजें हमें समझनी है? हमें समझना है रेडियस ऑफ एटम अप्रोक्सीमेटली कितना होता है। रेडियस ऑफ एटम, एनीबडी नो व्हाट इज रेडियस ऑफ एटम अप्रोक्सीमेटली? एंड आल्सो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। बहुत बेसिक चीजें हैं, बता पता है इनके बारे में? रेडियस ऑफ एटम इज 1 एंगस्ट्रॉम। एब्सोल्युटली करेक्ट, 10 पावर माइनस 10 मीटर के ऑर्डर का। बिल्कुल सही है अक्षय, 10 पावर माइनस 15 के ऑर्डर का, बिल्कुल सही है स्वयं। ओके, सो न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। ठीक है, और इनको कंबाइनली हम न्यूक्लियॉन कहते हैं। और क्या बेसिक चीज हमें पता होनी चाहिए? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 kg, वेरी वेरी लाइट, बहुत ही कम मास है। मास ऑफ प्रोटॉन 1.67 10,000 times heavier. Mass of neutron is again approximately this, same as neutron. Charge on electron, I think ये सबको पता ही है already. Charge on proton, charge on neutron, zero. Basic चीज है, छापो।
या हो गया सबका? आगे बढ़ रहा हूँ। ऋषिकेश नहीं हुआ अभी तक? लिखो। ओके, आगे बढ़ते हैं। लेक्चर और नहीं हुआ है भाई, मैंने बोला ना एक्सटेंड होगा आज थोड़ा। ओके, so now the next concept is representation of atom. एटम को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है? एवरीबडी नो दिस, या स्टडीड दैट इन केमिस्ट्री। एक्स जेड ए, इस तरीके से अपन एटम को रिप्रेजेंट करते हैं। व्हाट इज जेड हियर? जेड इज नथिंग बट योर एटॉमिक नंबर। हाउ यू डिफाइन एटॉमिक नंबर? एटॉमिक नंबर इज नथिंग बट नंबर ऑफ protons, or you can say number of electrons in a neutral atom. न्यूट्रल एटम में इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है वो प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है, और इसीलिए जेड को हम नंबर ऑफ प्रोटॉन बोलते हैं या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ न्यूट्रल एटम बोलते हैं। टॉकिंग अबाउट ए हियर, ए इज एटॉमिक मास नंबर। एटॉमिक मास नंबर मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज योर एटॉमिक मास नंबर। ओके, अब अगर इसको देखेंगे अपन तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, हम इसको अभी ऐसे ही रखते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। सो व्हाट इज ए माइनस जेड? जेड मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन था, ए मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन था, तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। दिस विल बी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। नाउ अपन थोड़ा और बेसिक डिस्कस करते हैं, ये डिस्कस कर लेते हैं आइसोबार, आइसोटोप्स, आइसोटोन्स वगैरह, है ना। रुदरफोर्ड ने डिस्कवरी की थी भाई न्यूक्लियस की। अब आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटोन्स क्या होता है उसको डिस्कस करते हैं। जैसे कि C612, C614, इनमें क्या सेम है? सेम Z, that is atomic number same, and that's why they are called as isotopes। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जांपल C614 N714, same atomic mass number, and they are called as isobars। C614 O816, क्या है इनमें सेम? न्यूट्रॉन्स सेम है। क्या सेम है? न्यूट्रॉन्स, तो इसलिए इनको क्या कहेंगे? आइसोटोन्स। क्लियर सबको? छापो छापो बेटा, 5 मिनट पहले छोड़ दूंगा नेक्स्ट लेक्चर के, डोंट वरी।
Yes. Soham, yes. Mhm. No, 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 no. Lecture is extended Vaishnavi today. Don't leave. When we speak of displacing electron to infinity and radius of atom is generally defined till the position of the outermost electron, the radius of atom would be infinity. That's not true. So what exactly defines the atomic radius? Hmm. Let me think on this. Like, I never think that way. So atomic radius is something, जब इलेक्ट्रॉन को हम लाइक एक्साइटेड स्टेट में नहीं लेके जा रहे, लाइक सी मान लेते हैं कि हमारे इलेक्ट्रॉन एटम में 4 लेयर्स है, K11 एन लेवल पे इलेक्ट्रॉन है। लेट से तुमने एनर्जी दिया और एल लेवल के इलेक्ट्रॉन को ऊपर लेके गई, लेकिन तुम ऊपर वाली लेयर का नहीं लोगे रेडियस, एल लेवल ही तुम्हारा रेडियस है एक्चुअली, क्योंकि ऊपर वाले लेयर में वो 10⁻⁸ सेकंड्स के लिए रहेगा। ओके, तो आयनाइजेशन करोगे और बोलोगे कि इनफाइनाइट रेडियस, नो दैट्स नॉट। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, अब देखो बेटा, अब हमें करना है एएमयू का डेफिनेशन डिस्कस। आप लोगों को पता है एएमयू का डेफिनेशन? देखो, 1 एएमयू मतलब क्या होता है? 1 एएमयू मतलब होता है मास ऑफ 1 एटम ऑफ C612 डिवाइडेड बाय 12, 1/12। ठीक है, सो 1/12 ऑफ, इसमें 6 प्रोटॉन है तो 6 टाइम मास ऑफ प्रोटॉन, इसमें 6 न्यूट्रॉन होते हैं तो 6 टाइम मास ऑफ न्यूट्रॉन। तो ये बन जाएगा, दोनों के मास सेम होते हैं तो 12 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड बाय 12, 12 से 12 कैंसिल, इट बिकम्स मास ऑफ प्रोटॉन। तो हम बोल सकते हैं कि 1 AMU मास ऑफ प्रोटॉन के बराबर है। इसका मतलब इसका केजी के साथ कन्वर्जन ये है, जो कि प्रोटॉन का मास। ये आपको पता है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज हम डिस्कस करते हैं। मान लेते हैं कि किसी भी एलिमेंट का आपके पास एक एटम, लेट से 1 एटम ऑफ हीलियम, हीलियम का 1 एटम है। इसका मतलब इसमें कितने प्रोटॉन होंगे? 4, 2 न्यूट्रॉन 2 प्रोटॉन, तो टोटल 4 AMU इसका मास हुआ। ओके, अगर तुम्हारे पास 1 मोल ऑफ हीलियम है, 1 मोल मतलब एवोगैड्रो नंबर के बराबर, मतलब मुझे बोलना पड़ेगा 4 into AMU मतलब 1.67 into 10⁻⁻27 multiplied by 1 एवोगैड्रो नंबर, that is 6.022 into 10⁻23। ठीक है, ये आपका एवोगैड्रो नंबर हुआ। ओके, और ये आपका वेट आया केजीज में। जब आप 1.67 को 6.022 से मल्टीप्लाई करते हो, आपको अप्रोक्सीमेटली 10 मिलता है। कितना मिलता है इसका प्रोडक्ट? 10। ये प्रोडक्ट 10 मिलता है। तो -27 प्लस 23 इज -4 प्लस 10 इज -3। तो 4 इंटू 10⁻³ केजीज, इसका मतलब 4 ग्राम अपन बोल सकते हैं। तो अगर आपके पास किसी भी एलिमेंट का 1 एटम है, 1 एटम ऑफ XZA, then you have AMU with you। लेकिन अगर आपके पास 1 मोल ऑफ कोई पर्टिकुलर एलिमेंट हो तो आपके पास 1 ग्राम से। बोलो क्लियर? राइट इट डाउन।
तुम्हें संडे मॉर्निंग लेक्चर पॉसिबल है ना? नो, नहीं पॉसिबल। ओके, चलो ठीक है, कोई बात। इंडिपेंडेंस डे है तो इंडिपेंडेंस डे क्लास से, ठीक है। न्यूक्लियर फिजिक्स है, नक्षत्र केमिस्ट्री नहीं। ट्यूसडे मॉर्निंग इज पॉसिबल फॉर मी, वेडनेसडे मॉर्निंग इज नॉट पॉसिबल। हाँ स्वयं हो चुका है वो। 3 साढ़े 3 घंटे। नक्षत्र। हो गया बेटा राइटिंग, चलो आगे बढ़ते हैं। Now let's talk about the radius of nucleus. Okay? I'm not sure. ये क्या करती है सीरी? सन बेटो। Alexa, Alexa, don't talk. Sorry, I don't know that. ये बीच में बड़बड़ करने लग जाती है Alexa, हाँ? Okay. So what is radius of nucleus? Nucleus की radius की बात करते हैं अपन। So you have a nucleus. Okay. And electrons are revolving around a nucleus in a circular orbit. So इसकी radius की बात कर रहे हैं। Talking about the radius of nucleus. So the formula for radius of nucleus R naught a raised to the power 1/3. What is R naught? R naught is a constant, and the value of this constant is 1.1 into 10 power minus 15 meters. What is A? A is your atomic mass number. NEET students, CET students, keep this in mind. In fact, JEE Main students, R equals to R naught a raised to power 1/3 पे काफी बार क्वेश्चन आया है आपके लेवल पे। ठीक है, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस है, ध्यान रखना, न्यूक्लियस की रेडियस। ठीक है ना, काफी बार क्वेश्चन आया, डायरेक्टली एलिमेंट दे देता है एक, उसका एटॉमिक रेडियस ये है, तो बताओ दूसरे एलिमेंट का एटॉमिक रेडियस क्या होगा। इस तरीके से कंपैरिजन क्वेश्चन वो पूछता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस। सो ऑब्वियसली डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम होता है। तो मास आपका ए एमयू है किसी भी एलिमेंट का, वॉल्यूम स्फीयर का होता है 4/3 पाई इंटू रेडियस का क्यूब। रेडियस का क्यूब मतलब आर नॉट का क्यूब इंटू ए, यहां से क्यूब किया, आर नॉट का क्यूब इंटू ए। सो आपका ए और ए कैंसिल हो जाएगा, राइट। इसको पहले तो एएमयू को कन्वर्ट कर लो, ए इंटू 1.67 इंटू 10⁻27, ये केजी में कन्वर्ट कर लिया, डिवाइडेड बाय में वॉल्यूम में 4/3 पाई इंटू आर क्यूब में आर नॉट क्यूब इंटू ए आया। ए से ए कैंसिल हो गया, इसको अप्रोक्सीमेटली हम कैलकुलेट करते तो ये कुछ आता है 10⁻17 केजी पर मीटर क्यूब। वेरी हाई डेंसिटी, बहुत ज्यादा डेंसिटी है। समझ रहे हो इस डेंसिटी का मीनिंग, समझ रहे हो क्या? इसका मीनिंग ये है कि आपने अगर 1 मीटर क्यूब का एक बॉक्स ले लिया, सपोज दिस इज अ बॉक्स ऑफ 1 मीटर क्यूब, हाउ मच इज द मास इनसाइड इट? द मास इज 10⁻17 केजी इनसाइड इट। कैन यू इमेजिन हाउ डेंस द न्यूक्लियस इज? इफ रियल जीवन में, रियल लाइफ में अगर आपका न्यूक्लियस 1 मीटर क्यूब का बक्सा होता, तो आपकी बैंड बज जाती कोई चीज उठाने के लिए। उठा पाते क्या? उठा ही नहीं पाते। 10⁻17 kg, can you imagine that? So proton, now what is the problem? Why we are focusing on this density concept? The problem is that, is it possible guys कि इतना dense कोई चीजें रहे, especially the charges? बहुत ही डिफिकल्ट है कि दो प्रोटॉन एक दूसरे के साथ रह रहे होंगे।
लेकिन यार रह तो रहे हैं ना। क्या रीजन होगा कि इतनी ज्यादा डेंसिटी के बावजूद भी, आफ्टर हैविंग higher amount of density, the proton and proton are still staying together in the same house? The reason is very good. The reason is strong nuclear forces. Basically देख रिसर्च होती कैसे है, आप लोगों को लग रहा होगा कि नेचर में डायरेक्टली प्रकट हुआ न्यूक्लियर फोर्स, बिल्कुल नहीं हुआ। देखो आपने देखा, अरे यार ये कैसे हो सकता है, आपने खुद को क्वेश्चंस किए, यार ये ऐसे कैसे हो रहा है, इतना डेंसिटी है तो भी प्रोटॉन प्रोटॉन साथ रहते हैं। फिर सोचा सोचा, फिर बोला कि यार रह रहना साथ, लेट्स डिफाइन वन फोर्स, कुछ तो होगा, कुछ तो फोर्स होगा, किसी ने नहीं देखा है, nobody has seen that force, okay, but they have defined it कि ओके ये साथ रह रहे हैं ना, तो डेफिनेटली कोई फोर्स होगा, अदरवाइज ऐसे कैसे साथ रह सकते हैं। तो फिर एग्जिस्टेंस में आया न्यूक्लियर फोर्स। फिर आपने देखा अरे यार ये फिर हमेशा तो एग्जिस्ट नहीं करता, हमारे बीच में तो नहीं एग्जिस्ट कर रहा है, फिर आपने उसकी रेंज डिफाइन की कि बहुत ही कम रेंज होगी तो लाइक न्यूक्लियर फोर्स एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज न्यूक्लियर फोर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। So that's how physics, the discovery in physics happen. You study something, you conclude something from that, then you give the postulates, you give the theory. Okay, you may be wrong. Okay, the first thing when I start teaching physics, the first thing that I tell students is that physics is a study of nature and its laws, and we try to implement those laws in our daily life to reduce our efforts. We may be wrong in that. Initially, we used to say that sun is revolving around the earth in a circular orbit, but it was not the case, right? But that was the physics, right? We used to follow that thing for so many years. After that, then we concluded that no, 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 earth is actually revolving around the sun. So we may be wrong. Let's say we are playing a chess with some student, let's say I'm playing a chess with another student, but third student don't know how to play the chess. He is observing the chess, we are not telling him anything. At the end of the game he will learn something, but he'll not learn 100%. He may be wrong in assuming something. He may have seen that horse is only going in the forward direction, but it is possible that horse may travel in the backward direction. That those who are playing the chess, they know about it, but the one which is observing the game don't know about it. He saw that in the game, throughout the game the horse was moving in the forward direction, so he'll conclude at the end that horse only travels in the forward direction, but that's not the case, correct? So we may observe nature inaccurately, we may conclude things which are not actually there. Yes, Rishikesh. So now let's define the nuclear force, which is last part of today's lecture. Okay, so what is nuclear force? It is a force, strong force, you can say, strong लिख लेना कहीं। क्या आ गया? Hello guys, can you hear me properly? Okay, so just a minute. Strong force that exists between the particles of nucleus. Okay, सो प्रोटॉन और प्रोटॉन है, इसके बीच में भी एग्जिस्ट करता है, न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन है, इसके बीच में भी एग्जिस्ट करता है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन है, इसके बीच में भी एग्जिस्ट करता है। अट्रैक्टिव नेचर का है, इक्वल लगता है सब पे,
प्रोटॉन में एक रिपल्शन भी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन इज आल्सो देयर. So when we talk about a net force, let's say net force in this case is 1, net force in this case is 2, net force in this case is 3. Nuclear force is equal in a magnitude, so second and third case net force is bigger than the first case. Why? Because in first case there is a repulsion also that will reduce the value of net force. What are the properties of a nuclear force? Always attractive. It is a short range force. It is an exponential force. Distance कम होगा तो एक्सपोनेंशियली बढ़ेगा. और क्या प्रॉपर्टी बता सकते हैं, बताओ? Always attractive, short range, exponential, or nucleus is stable due to this force. We can say nucleus is stable due to this force. और क्या बोल सकते हैं? और क्या बोल सकते हैं? It is significant. It have a significant meaning or significant value when distance between the particle is less than 10 to the power minus 14 मीटर. माइनस 14 मीटर से कम वाला जो पार्टिकल का डिस्टेंस है वहां पे ये एग्जिस्ट करता है. ओके, चलो लिख लो, इतना काफी हो गया. इसके बाद भी प्रॉब्लम है, इसके बाद भी इशू है. इशू क्या है कि प्रोटॉन और प्रोटॉन की पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव है. तो अगले लेक्चर में मुझे ये याद दिलाना है आपको कि सर आपको एनर्जी से शुरू करना है कि एनर्जी पॉजिटिव है फिर तब भी कैसे साथ रह रहे हैं ना. रिमाइंड में दिस. ओके, ये वाला याद दिलाना अगले लेक्चर में, याद दिलाना पक्का. ओके, लेट मी डाउनलोड द फोटो पहले तो. Write it down, guys. Let me know once you're done with the writing. एक मिनट. We can define electric field produced by nucleus. क्या? We can define electric field produced by nucleus. या क्लासेस और श्रिया, एक मिनट. इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस बाय न्यूक्लियस, इसके अंदर चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो बोल सकते हैं. इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करेंगे के क्यू बाय आर स्क्वायर. या आई कैन डिफाइन इट्स लाइक small sphere of a charge. So yes, you can define, you can use the logic of electrostatics. Yep, Komal. It'll take a time because I have next lecture Komal right now. So it will take a time. Then it could be the neutrons have extraordinarily high gravitational forces that binds proton also together. Could be the neutrons have extraordinarily high gravitational forces. Coulomb. Just keep that in mind, ऋतुजा. अगर तुम ये बोलोगे कि न्यूट्रॉन के पास बहुत ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स है तो फिर ऐसा क्यों नहीं हो रहा है कि वो इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है अपने पास? ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? इलेक्ट्रॉन क्यों न्यूक्लियस के अंदर नहीं जा रहा है? आपको उसका भी तो रीजन देना पड़ेगा. अक्षय बोल रहे फील्ड फोर्स. फील्ड फोर्स क्यों? यश, तो इसीलिए तो न्यूक्लियर डिफाइन किया अलग से. ग्रेविटेशन में थोड़ी ना डिस्टेंस का फंडा होता है. इतना भी ज्यादा डिस्टेंस नहीं होता कि वो ग्रेविटेशनल फोर्स कम हो जाए, है ना. ग्रेविटेशनल फोर्स इतना ज्यादा कम नहीं होता इतना कम डिस्टेंस पे. वो एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग नहीं है. ऋतुजा, सेम थिंग फॉर यू.
Yes, पढ़ेंगे अजिंक्य. Okay, guys, I have next lecture. I guess that's it for today. Then we'll meet in the next class. Whatever the doubts are left, let me know. I'll discuss in the next class. Chalo, bye, guys. Take care. See you in the next class.